रात का वक्त था। तकरीबन 32 वर्ष की एक खूबरू औरत सिंगार मेज के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसकी तैयारी से लग रहा था जैसे वो किसी खास महफिल के लिए तैयार हो रही है। उसने सुर्ख रंग का बेशकीमत लिबास पहना हुआ था। इसने अच्छी तरह से मेकअप किया, अपने बालों को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, अपने हुस्न को नाजुक और कीमती जेवरात से मजीद आरास्ता किया। इसी वक्त गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ ऐसा लगा कि वो जिसका मुंतजिर थी, इसके लिए इतनी संधन रही थी, वो आ गया है। इसके साथ ही वो कमरे से बाहर की तरफ चली गई। इसके श्रृंगार मेज पर सालगिरह का एक खूबसूरत सा कार्ड रखा था, जिस पर सालगिरह की मुबारकबाद के पैगाम के साथ उसका नाम गीता नुमाया था। सूरज निकल चुका था। डिफेंस के पोशाक इलाके में एक बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और लोगों का एक हजूम था। सब आपस में मध्यम आवाज़ में सरगोशियाँ कर रहे थे। इनकी बातों से इस बंगले और इसके मालकन के बारे में मालूम हो रहा था। ये बंगला एक मारूफ गुलकारा गीता का है, जो काफ़ी अरसे से यहाँ तनहा रह रही है। हालांकि इसका हल्का अहबाब तो काफ़ी वसी है। वो रोज़ाना ही सरे शाम तकरीबात दावतों में शिरकत करती है। हाँ भाई, अपने फ़न गायकी का मुजाहरा करती और खूबसूरत पैसे कमाती, लेकिन फिर भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी तन्हाई गुजार रही थी। इसने आज तक शादी नहीं की थी, लेकिन आज सुबह सवेरे इसके घर के बाहर इतनी पुलिस क्यों जमा है? हर बंदा ये सोच रहा था। इस बात पर इसके हमसाए हैरान थे और किसी के पास का कोई जवाब नहीं था। बंगले के अंदर पुलिस जगह जगह हर शय को जांच रही थी, उंगलियों के निशान ले रही थी, खिड़कियों दरवाज़ों के कल्फ का जायज़ा लिया जा रहा था, जैसे इन्हें किसी सबूत की तलाश हो। इसकी इकलौती बूढ़ी मुलाजमा मासूमा बीबी से कुछ ज़रूरी सवालात किए जा रहे थे, जिनमें से अक्सर का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं नहीं जानती साहब, गीता जी वैसे भी बहुत कम लोगों से मिलती थी। वो ज़ारकतार होती हुए बोल रही थी। रात में नींद की गहरी दवाई खाकर सोई थी, फिर मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता कौन आया कौन गया। बूढ़ी मुलाजमा बार बार यही बात दोहरा रही थी। साथ ही इसने मज़ीद बताया, ये सब तो मैंने सुबह देखा जब मैं फजर की नमाज़ पढ़कर रोज़ाना की तरह गीता जी के कमरे के बाहर से गुजरती थी। मेरे तो पाँव तरह से जैसे ज़मीन ही निकल गई, मेरा साहिबां ही छिन गया। मासूमा फिर रोने लगी। गीता अब ख्वाबगाह में दरवाजे के नज़दीक मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था और साथ ही इसके अतराफ इसका सुर्ख खून फैल कर जमा हो चुका था। इसके अलावा हर तरफ में कुछ मुरझाए हुए फूल पड़े हुए थे, जैसे किसी गुलदस्ते या किसी बूफे से निकल कर गिरे हों। लेकिन इन चंद मुरझाए हुए फूलों के अलावा और कोई ऐसी शय नहीं थी जिससे ये अंदाज़ा होता कि ये फूल वहाँ कौन लाया था। गीता ने आम हालात से ज़्यादा बनाव श्रृंगार कर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खुसूसी तकरीबात के लिए तैयार हुई है। इसे देखकर दुल्हन किसी तैयारी का गुमान होता था। चेहरे से वो 32 से 35 वर्ष की लग रही थी। वहाँ मौजूद तनवीर गहरी नज़रों से हर तरफ का जायज़ा ले रहा था। गीता के सीने पर दिल के मकाम पर गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गई थी। गोली मारते वक्त पिस्तौल पर सलेंसर भी लगा हुआ था, वरना आसपास की इसकी बूढ़ी मुलाजमा को इसकी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। इसी वक्त इसका मातहत सब इंस्पेक्टर शकील के नज़दीक आकर से बताने लगा, सर तमाम ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सब जगह से उंगलियों के निशान ले लिए गए हैं। मकतूला का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है सर, मामून सब इंस्पेक्टर फरहान ने बताया। मोबाइल को जांचने के लिए फौरी तौर पर माहिरीन के हवाले कर दो, इंस्पेक्टर तनवीर ने कहा। ठीक है सर, फरहान ये कहकर पलट गया। इस कत्ल के हवाले से कोई इशारा मिला? इंस्पेक्टर तनवीर ने शकील से पूछा। नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, शकील ने जवाब दिया। ठीक है, फिर इंस्पेक्टर तनवीर ने हदायत देनी शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और इसके बंगले को सील कर दो। ज़रूरी हदायत देकर तनवीर वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में मुसलसल इस कत्ल के असबाब व मराक़ात के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात इसके जहन में आ रहे थे। इसकी आंखों के सामने मकतूला का हुलिया, इसके आसपास का मनाज़िर घूम रहा था। वो हर वारदात की तरह